वही मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कोरोना संकट में आगे किस तरीके से कार्य योजना होगी उस पर जानकारी दी। होम क्वारंटाइन के अंदर सावधानियां रखना उनके लिए ही ज़रूरी है, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बाकी जो हम कार्रवाई अगर कोई रूल तोड़ता है तो हम उसको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लाते हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन हमारा अगर सक्सेसफुल होगा तो यही इसका मूल मंत्र होगा चेक करने के लिए। उद्योग आदि जो खुल रहे हैं और उद्योग खुलने के साथ साथ और भी जो छूटें ज़्यादा चल रही हैं, इसके कारण जोखिम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा? क्या इसको और थोड़ा और रोका जा सकता था? फिर प्रश्न यही आता कब तक, क्योंकि ये चीज़ अभी रुकने वाली नहीं थी। और अगर आप अब 2 महीने से सब चीज़ें पटरी से उतरी हुई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी थी, हमारे रेवेन्यू बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया था, मुश्किल से 20-25% रेवेन्यू आ रही थी। अब अगर आपको गरीबों के लिए, डेस्टिट्यूट्स के लिए, अन्य के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए भी अगर आपको अपने रिसोर्सेज चाहिए तो बिना भारत सरकार की मदद के और बिना कोई दूसरा तंत्र हुए आ नहीं सकते। तो ये खोलना तो ज़रूरी था और इसको हमने ग्रेजुअली खोला है, एकदम से 100% नहीं खोल दिया। पहले हमने अभी भी रेड जोन में ऑफिसेस को 50% तक रखा है, उससे पहले 1/3 रखा था। और जो लोग डर रहे हैं वो अभी भी नहीं आ रहे, लेबर बाहर चली गई है, इसकी वजह से वो वैसे ही आधे अधूरे खुल रहे हैं। क्योंकि जब तक ये लेबर उनकी बिहार, यूपी खास तौर से जो चली गई है, क्योंकि जहाँ हमारे 1 और 8 लाख लोग इसमें आए हैं राजस्थान में, हमारे 2.5 लाख के करीब लोग गए भी हैं बाहर। तो वो जो लेबर गई है वो स्किल्ड लेबर थी, तो वो जब तक नहीं आती है तब तक इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को चलने में दिक्कतें भी हो रही हैं। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात है, तो एक पारी में बहुत ज़्यादा लोगों को काम में नहीं लिया जा सकता। तो ये सब बंदिशें हैं और इसका लोगों ने स्वागत किया है खोलने का, और इसका अभी तक किसी प्रकार का गलत रिजल्ट नहीं आया। जब आप बाहर निकलेंगे तो घर के अंदर बैठे के मुकाबले रिस्क तो होगा, जो आदमी दौड़ेगा वही गिरेगा, लेकिन घुटने पे चलने वाला तो नहीं गिरेगा। तो आपको डर तो मिटाना होगा दिमागी, लेकिन सावधानी रखनी होगी। राजस्व काफ़ी कुछ घटा है, तो राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या हम आगे आने वाले समय में और कर देख सकते हैं? आम जनता पर शायद भार और पड़ सकता है, या फिर और तरह के उपाय भी साइमल्टेनियसली जारी हैं? देखिए, ये तो धीरे धीरे सामने आएंगी चीज़ें, लेकिन जब जनता के पास अगर इस समय अर्थव्यवस्था में बिजनेस और बाकी लोगों के पास में इनकम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना तो उचित व्यवस्था नहीं लगती। ये तो एक उस तरह की बात हुई कि हमको टैक्स लगा दिया और ले लिया, जब उसके पास इनकम नहीं है। जैसे आज हमारे पास वो Catch-22 वाली पोजीशन है कि आप श्रमिकों को पूरा पैसा देंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है। लेकिन अब वो जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो छोटे खास तौर से, वो कहते हैं हमारे पास में इनकम ही नहीं है, इनकम हमारी ही नहीं हो रही, और जब रेवेन्यू नहीं है तो हम कहाँ से उनको पैसा दें। तो वो समस्याएं हैं, लेकिन टैक्स बिना इसमें अंधाधुंध तरीके से नहीं लग सकते, उसके पीछे कोई किसी तरह का लॉजिक होने पर ही लगाए जाएंगे। बाकी वो ख़ास तौर से इकोनॉमी को खोल करके उसको नॉर्मल पटरी पे लाने की कोशिश करके ही रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश होगी, ना कि बहुत ज़्यादा करों के माध्यम से। सरकार का जो केंद्र सरकार का आर्थिक पैकेज था वो 20 लाख करोड़ का, उसमें यदि हम राजस्थान की बात करें तो कितना राजस्थान की आम जनता को लाभ ले सकती है राजस्थान की आम जनता? और क्या राजस्थान सरकार की कोई प्लानिंग इस तरह की और पैकेज की? देखिए, ये भी अभी जो पैकेज आया है ये बहुत ज़्यादा कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट वगैरह का नहीं है, ये ज़्यादातर लोन के ऊपर आधारित है। अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने कुछ सीमाएं बढ़ाई हैं, कुछ डेफर किया है ड्यूज़ को, कुछ इंटरेस्ट के पेमेंट्स को किया है, कुछ MSME के लिए है, कुछ पावर सेक्टर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए घोषणाएं हैं। इन सब के बारे में स्टडी हो रही है। हमने संबंधित विभागों को उसका जो संबंधित जो उसका पोर्शन है घोषणाओं का वो दे दिया है। मैं ट्यूसडे को एक बड़ी मीटिंग इसके अंदर कर भी रहा हूँ ये संबंधित विभागों की, जिसमें हम इसमें बातचीत करेंगे। जो अभी हमको ओवरऑल जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो उसमें 3% से जो 5% GSDP की बोरोइंग के लिए हमको अनुमति दी गई है, वो शर्तों के साथ है। आधा % तो सबको मिलेगा, तो वो पोर्शन निश्चित रूप से राजस्थान को भी मिलेगा।
जो आधा % 5,500 करोड़ के करीब होता है। लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं, क्योंकि वो शर्तों के साथ हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात है, अन्य बातें हैं, तो जब तक हर एक का 0.25 उस तरह से हमको मिलेगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि हम पूरा 5% अपने इस तरह की तैयारी रखेंगे कि पूरे 5% को ही लेने में सफल होंगे। एक बात ये सामने आई है केंद्र के जो आर्थिक पैकेज है उसकी, कि डायरेक्ट जो आम गरीब या आम आदमी के बैंक खातों में पैसा उसे नहीं मिला जो उसको तुरंत रिलीफ दे पाता। तो क्या राजस्थान सरकार इस तरह की कोई योजना ला सकेगी आगे? हालांकि माली हालत ऐसी नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की ला सकती है कोई योजना कि जिससे डायरेक्ट रिलीफ मिले? अभी जो कोशिश की गई थी मार्च के अंदर वो यही है शुरुआती दौर में, क्योंकि सबसे पहली समस्या ये थी कि कैसे लोगों के पास पहला तो अन्न पहुँचे। तो हमने बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल के लिए, अंत्योदय परिवार के लिए और एनएफएसए के जो अन्य परिवार थे उनके लिए जो पहले 1 रुपया था उसको 0 करा, मतलब फ्री में देने की बात करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 किलो और फ्री में उसमें जोड़ा तो 10 किलो का गेहूँ उनको उपलब्ध हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि खाली गेहूँ पर्याप्त नहीं है, और चीज़ें भी चाहिए। तो जो पेंशनधारियों को, जो ओल्ड एजेड थे पेंशन, और दूसरे विडोज़ के लिए पालनहार दूसरी पेंशन जिनको मिलती हैं, उनको एक साथ 2 महीने की पेंशन दी गई। फिर जिनके पास पेंशनेबल भी नहीं है और दिक्कतें थीं और डेस्टिट्यूट्स का हमने एक सर्वे भी किया, उन सबको हमने इसमें पहले शुरू में 1,500 रुपया, फिर और उसको बढ़ा करके 2,500 रुपया किया गया। तो 2,500 सबके खातों में इसीलिए डाला गया था। उसकी वजह से आज उन गरीब परिवारों को समस्याएं नहीं आई, और जो डेस्टिट्यूट से उनको वेट राशन, मतलब भोजन के पैकेट्स भी पहुंचाए गए। और एक टाइम में कुछ समय तो ऐसा था कि जयपुर जैसी जगह पे 2-2 लाख मतलब पर डे इसके भोजन के पैकेट बटे हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़े समय तक तो चल जाती है, धीरे धीरे रिसोर्सेज की भी बात आती है, लोग थकने भी लगते हैं। आज एनजीओज़ में भी ये वाली बात आई, तो अब हमको एक सस्टेन्ड पॉलिसी इसमें रखनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें राज्य सरकारों को इस अपना गुड्स के फॉर्म में भी और कैश के फॉर्म में भी कुछ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ग्रेचुइटी के रूप में दे। वो नहीं अभी तक बात ज़्यादा आई है, लेकिन जो भी आई हैं उनका हम भरपूर अपनी तरफ से उनको स्टडी करके और अपने पक्ष में जितना मैक्सिमम रिसोर्सेज ले सकते हैं वो ले करके और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि कई वर्ग ऐसे अभी भी अछूते रह गए हैं, हालांकि काफ़ी राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि वे किसी भी योजना में शामिल नहीं है, उनका पक्का मकान है लेकिन काम धंधा 2 महीने से 3 महीने से चौपट है। तो वो अगर राशन की मांग करते हैं तो वो चूँकि योजना में कवर नहीं होते तो वो उनको नहीं मिल पाता, कच्ची सामग्री भी नहीं मिल पाती है। तो उन वर्गों के लिए कुछ रियायत या कोई और तरह की राहत देने की बात? देखिए, गेहूं का जो एलोकेशन आता है एनएफएसए में, वो आता है भारत सरकार के द्वारा। एफसीआई के पास ये होता है गेहूं, और एफसीआई की अनुशंसा के भारत सरकार के एलोकेशन के बाद ही ये हम उसको बांट सकते हैं। तो उसमें अभी ये जो आपने बात कही है ये हमारे दिमाग में पहले से है। इसके ऊपर काफ़ी बातचीत करके हमने फूड एंड सिविल सप्लाईज से एक सर्कुलर भी जारी किया है सारे जिला कलेक्टर्स के लिए, और एक सर्वे चल रहा है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए। और उसके अंदर ऐसे समस्त वर्ग जो भी संभव है, बहुत छोटा मान लें कि कोई इसमें चर्मकार वाला काम करने वाला, कोई कुम्हार का काम करने वाला, कोई और तरह की चीज़ों का काम करने वाला जो बहुत गरीब है और जिसका रोजी रोटी छिन चुकी है, उसके लिए हमने उनका एक सर्वे करा रहे हैं। और सर्वे करा करके उसमें जो भी नंबर हमारे सामने आएगा, कुछ लाखों में आना चाहिए। तो अभी देखिए कि 1 करोड़ के ऊपर हमारे पास एनएफएसए में रजिस्टर्ड लोग हैं। 5 की एक फैमिली माने तो लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं हमारे 7.25 करोड़ 7.5 करोड़ के बीच जहाँ भी जनसंख्या आती है, अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन इसके में से 5 करोड़ के लोग करीब तो कवर हो जाते हैं। पिछले महीने भी हमने ऐसे लोग जो कि उसमें एलोकेशन हमारे पास आता है 4.46 करोड़ का, तो 54 लाख का गैप था। तो राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि हम उसको अपने पैसे से मुहैया कराएंगे। वो हमने करा दिया।
अब इस बार 44 लाख माइग्रेशन जो ये लेबर आई है, इसकी वजह से उन्होंने हमारे को और एलोकेशन दे दिया है भारत सरकार ने, यानी 446 और 44, तो 490 तक का तो हमको भारत सरकार से अनुमत हो गया है। लेकिन इससे ऊपर जाएगा नंबर, जो भी ऊपर जाएगा उसके लिए हम भारत सरकार से फर्दर मांग करेंगे कि उनको भी अनुमति दी जाए। और ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि जैसा नारा दिया गया था कि कोई भूखा न सोए, तो कोई भी ज़रूरतमंद को हम किसी प्रकार से ड्राई राशन में कमी नहीं आने देंगे। ये बात अभी थोड़े सामने आती रही कि वित्त विभाग की बात हो या चाहे पंचायती राज या फिर वार रूम, तो तरह तरह के अफसरों में आपस में खींचतान कुछ देखने को मिली। तो हालांकि आपने काफ़ी प्रयास किया है, अब क्या इन चीज़ों को लेकर आगे कि इस कोरोना काल में कम से कम इस तरह से नहीं हो और अपना काम स्मूथ चलता रहे, ये कैसे प्रयास हो? देखिए, एक वैचारिक मतभेद किसी भी दो व्यक्तियों में हो सकते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ये समय संकट का समय है, सबको मिलजुल करके काम करना है और किसी प्रकार का आपसी वैमनस्य यहाँ पर पब्लिकली उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, वैचारिक मतभेद होना अच्छी बात है। जब आपस में आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, डिस्कशन करते हो, आर्ग्यू करते हो, उससे ही आपको नए आयाम भी मिलते हैं और नई सोच भी आपकी बनती है। तो इसलिए वैचारिक मतभेद में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाकी हम उनको यही काउंसिल कर रहे हैं कि ये सबको मिल करके चलने का समय है और उन चीज़ों को आप अंदर बोर्ड रूम के अंदर आप बातचीत करें, और जो अंदर बातचीत होती है उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया में बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ये समय इस समय मिल करके सबको साथ काम करने का, और वही काउंसलिंग की जा रही है और इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ करके ऐसी बातें हैं भी नहीं कार्डर में। अर्थव्यवस्था सुधारने के आगे क्या प्लानिंग है? अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे गति पकड़ेगी? चूँकि हालांकि सब कुछ खुल गया है, लेकिन अभी भी बहुत समय लगेगा अर्थव्यवस्था को पटरी लाने पर। ये आपने जो कहा उससे पूर्णतः सहमत हूँ, बहुत समय लगेगा। जो छोटे वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पैसे की समस्या है और दूसरी समस्या भी हैं। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ से लेबर चली गई है। अब वो कब तक लेबर वापस आएगी? अगर वापस नहीं आएगी तो जो लोकल लोग हमारे माइग्रेट होकर के राजस्थानी आए हैं, उनको हम कैसे ट्रेन करके, मतलब लोकल रिसोर्स मैपिंग करनी पड़ेगी कि उनके पास जो स्किल है और जो स्किल यहाँ रिक्वायर्ड है उनकी मैचिंग कराई जाए। अगर हम उसमें सफल होते हैं तो हमारी लेबर यहीं रह सकती है और परमानेंटली यहीं काम कर सकती है। ट्रेडिशनली ये लेबर बहुत सालों से बाहर गई हुई थी, क्योंकि उस समय उतने आयाम नहीं थे इसमें एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन जब आज राजस्थान ने तरक्की की है, इतनी फैक्ट्रियां बनी हैं, इंडस्ट्रीज़ आई हैं, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारी लेबर यहीं पर ही काम करने लगे। तो एक तो हमको अपने MSMEs को और इंडस्ट्रीज़ को पटरी पे लाना होगा। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अभी तक हमारे पास बम्पर क्रॉप है, इस समय रबी की भी और ख़रीफ की भी हम आशा करते हैं अच्छी क्रॉप होगी अगर मानसून नॉर्मल रहता है। तो इन दो सेक्टर्स में नहीं है। नरेगा में हमारे पास रिकॉर्ड लेबर ऑलरेडी आ गई है और इसको हम और बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि लोगों को इस समय एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए और जिससे उनके हाथ में परचेजिंग पावर हो, जिससे वर्चुअस साइकिल जो है इसकी हमारे काम कर सके और लोगों में एक निराशा की भावना जो घर कर गई उससे वो बाहर निकल सके। ये आखिरी सवाल कि बिना छूट वाला लॉकडाउन क्या अब संभव है? आगे बिना छूट वाला लॉकडाउन होगा? और ये कोरोना की हकीकत के साथ किस तरह से पूरा जो वर्किंग स्टाइल है सरकारी कार्यालयों का और निजी कार्यालयों का, वो किस तरह से रह सकता है? ये बात अब शायद आगे वास्तविकता होगी। वर्क फ्रॉम होम वाली बात हमको बढ़ानी पड़ेगी, किसी को भी, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट में तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ा भी है इसका चलन, और जितनी IT कंपनीज़ हैं वो तो अब लोगों से घर से काम लेने शुरू कर चुकी हैं। हमको भी इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऐसे जो कहाँ कहाँ उनका स्कोप है जिसको IT के माध्यम से बिना फाइलों के हम कर सकें, उस सब को ढूंढना होगा। और जो आपने कहा है कि लॉकडाउन के साथ साथ ये वाला, तो वर्ड लॉकडाउन तो फिर नहीं रहता है, लेकिन एक तरह से ये रहेगा कि लॉकडाउन इन जनरल नहीं हो शायद आगे, लेकिन कर्फ्यू और नॉन कर्फ्यू एरिया रह जाए। तो जहाँ पर केसेस हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन जिसको कह रहे हैं,
उस कंटेनमेंट जोन के अंदर ही कंटेन कर लें और बाहर की गतिविधियां चलती रहें, और उन जगहों पे जहां लोग किसी कारण से कंटेन्ड हैं तो वहाँ पर हम होम सप्लाईज़ की बात करें। वो टेम्प्रेरी व्यवस्था होगी, जैसे ही उसमें जो केसेस कम होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट्स आएंगी तो वो भी मेन धारा में आते रहेंगे। लेकिन अब ज़्यादा जोर जो है खोलने पर ही रहेगा, और इवन इटली, स्पेन, अमेरिका सब जगह पर वो ट्रेंड हो गया है, और चाइना से में तो पूरी तरह से अब काफ़ी नॉर्मल हो गया है। तो आगे हम यही समझते हैं कि इसके साथ हमको जीना सीखना होगा, कुछ आदतें बदलनी होंगी परमानेंट रूप से, कुछ टेम्प्रेरी रूप से कर ही रहे हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना ये चलेगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सैनिटेशन के बारे में सोच हमको अपना और बदलना होगा, और व्यवस्थाएं, कार्य व्यवस्थाएं हमको उसी के अनुरूप ढालनी होगी। तो ये हैं मुख्य सचिव डीबी गुप्ता। इन्होंने विस्तृत रूप से लॉकडाउन 4.0 के बारे में बताया, और यह बताया कि किस तरह से जो कार्य पद्धति है उसमें बदलाव होगा आने वाले समय में, और लॉकडाउन 4.0 के बाद क्या स्थिति रहने वाली है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।